बिहार का छपरा जिला और उसी जिले में बसा एक छोटा सा गांव खैरा। गांव छोटा था मगर उसकी पहचान उसकी सादगी और अपनापन था। यहाँ के लोग कम थे लेकिन आपस में गहरी दोस्ती और भाईचारा रखते थे। गांव में ज़्यादातर घर मिट्टी के बने हुए थे, पक्के मकान गिनती के ही थे, जिन्हें देखकर अक्सर गांव के गरीब लोग यही कहते, भाई हमारी किस्मत में तो अभी भी यही कच्ची दीवारें ही लिखी हैं। गांव का मुख्य साधन था खेती। सुबह 5 बजे से ही लोग हल बैल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते। खेतों में काम खत्म होते ही शाम को टपरी पर जुटना, चाय पीना और गपशप करना, यही दिनचर्या थी। बरसात का मौसम गांव के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। बिजली अक्सर गायब हो जाती, रास्तों में कीचड़ भर जाता और जब तेज आंधी पानी आता तो बिजली के खंभे गिर पड़ते, जिन्हें ठीक करने में कई दिन लग जाते। शाम ढलने के बाद गांव का माहौल बदल जाता। दिन का चहल पहल भरा गांव रात को एकदम सुनसान, शमशान सा लगने लगता। बस कुत्तों के भौंकने, कीटों की किटकिट और कभी कभी सियारों की डरावनी हुआ हुआ की आवाज़ें सुनाई देती। मैं शैलेंद्र और मेरा सबसे प्यारा दोस्त शंभूदा अक्सर इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए लालाराम की टपरी पर चाय पीकर ही घर लौटते थे। गांव के लोग हमें देखकर कहते, ये दोनों तो बिन चाय पिए घर लौट ही नहीं सकते। मेरे पिता किसान थे लेकिन साथ ही एक अच्छे बावर्ची भी। गांव में जब भी शादी ब्याह होता लोग उन्हें ही खाना बनाने बुलाते। धीरे धीरे मैंने भी पिताजी के साथ रहकर खाना बनाने का काम सीख लिया था। यही हुनर एक दिन मुझे और शंभूदा को एक ऐसी रात में ले जाएगा जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन सुबह का माहौल अलग था। पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी। तभी गांव के चौकीदार आए और बोले, शैलेंद्र के बाबूजी, बड़े साहब ने आपको बुलाया है। आज उनके यहाँ बड़ा समारोह है। खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। पिताजी खाट पर लेटे लेटे बोले, भाई आज तो मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही, लेकिन मेरा बेटा शैलेंद्र अब सब सीख गया है, वो संभाल लेगा। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा। पिताजी, मैं अकेला कैसे? उन्होंने मेरा हाथ दबाकर कहा, बेटा भरोसा रख, तू कर लेगा। शंभूदा साथ है ना, हिम्मत मत हार। उनके विश्वास ने मुझे भी हिम्मत दी। मैं और शंभूदा दोनों मिलकर समारोह में गए। दिन भर हमने मेहनत की और सच कहूँ तो खाना इतना अच्छा बना कि बड़े साहब खुद आकर बोले, वाह बेटा, आज तो तुमने अपने बाबूजी का नाम रोशन कर दिया। हम दोनों खुश थे, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये खुशी जल्द ही डरावने खौफ में बदलने वाली है। रात गहराने लगी थी। हमने सोचा था कि शाम तक घर लौट आएंगे, मगर काम में देर हो गई। अब आधी रात हो चुकी थी। रास्ता सुनसान था। अंधेरे में बस कभी कभी झिंगरों की आवाज़ और दूर कहीं सियारों की हुआ सुनाई देती। शंभूदा धीरे से बोला, शैलेंद्र, लगता है हमें वहीं बड़े साहब के घर रुक जाना चाहिए था। मैंने कहा, हाँ गलती तो हो गई, पर अब तो निकल ही पड़े हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। लेकिन आसमान में काले बादल मंडराने लगे। अचानक बिजली कड़की और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। तभी शंभूदा बोला, शैलेंद्र देखो, उधर एक घर है, बाहर लालटेन जल रही है, चलो वहां चलते हैं। मैंने घबरा कर कहा, इतनी रात को घर का दरवाज़ा खुला है, अजीब तो लग रहा है। लेकिन बारिश से बचने के लिए हमने वही रास्ता चुना और यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तेज हवा चल रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट कान फाड़ देने वाली थी। पेड़ के नीचे खड़े रहना भी मुश्किल था। तभी शंभूदा ने इशारा किया, देखो शैलेंद्र, वहाँ एक घर है, लालटेन जल रही है, शायद कोई मदद कर दे। मैंने उस तरफ देखा। सचमुच थोड़ी दूरी पर एक टूटा फूटा मकान था। दरवाज़ा आधा खुला था और बाहर लालटेन टिमटिमा रही थी। बारिश से बचने की मजबूरी थी। हम दोनों भीगते हुए उस घर तक पहुँचे। दरवाजे पर खड़े होकर शंभूदा ने आवाज़ लगाई, कोई है, हमें थोड़ी देर शरण चाहिए। पहले तो कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक अंदर से खांसने की आवाज़ आई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी दाढ़ी लंबी सफ़ेद थी
आंखें लाल लाल और शरीर पर गंदा फटा हुआ धोती कुर्ता था। उसने हमें देखते ही कहा, आओ बेटा, बारिश में क्यों भीग रहे हो, अंदर आ जाओ। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और संकोच के साथ अंदर कदम रखा। अंदर का हाल और भी अजीब था। दीवारों पर जाले लटक रहे थे, लकड़ी की सीढ़ियां टूटी फूटी थीं। कमरों से नमी और सीलन की बदबू आ रही थी। बूढ़ा आदमी बोला, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। मैंने कहा, नहीं काका, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बस बारिश थमने तक ठहरना है। लेकिन वो हंस पड़ा, अब आ ही गए हो तो कुछ खा पी लो बेटा। हम दोनों को अजीब तो लगा, मगर चुपचाप बरामदे में बैठ गए। बरसात का नज़ारा सामने था। बिजली चमक रही थी और हवा में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। हम दोनों खामोश बैठे थे कि अचानक मेरी नज़र बाहर गई। ठीक उसी पेड़ के पास जहां हम थोड़ी देर पहले खड़े थे, कोई खड़ा था। मैंने आंखें मलकर देखा। सचमुच वहां एक लड़की खड़ी थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, उसके लंबे बाल बारिश से भीगे हुए थे और वो एकटक हमारी तरफ देख रही थी। मैंने धीरे से शंभूदा से कहा, देखो, वहाँ पेड़ के पास कोई लड़की खड़ी है। शंभूदा ने बाहर झांककर देखा। हाँ, सचमुच, लेकिन वो यहाँ इतनी रात को अकेली क्या कर रही है? मैंने कहा, शायद हमारी तरह ही कोई मुसाफिर हो, बारिश में फंस गई होगी। शंभूदा बोला, तो फिर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने झिझकते हुए कहा, लेकिन रात गहरी है, अगर वो हमें देखकर डर गई तो? शंभूदा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो क्यों ना हम काका को बता दें, बूढ़े से वो नहीं डरेगी। इतना कहकर मैं अंदर की ओर बढ़ा ताकि काका को बुला सकूं। घर के भीतर हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी, शायद वही रसोई होगी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस ओर गया, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अंदर का नज़ारा इतना डरावना था कि मेरी सांसें थम गईं। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही मेरे सामने ऐसा दृश्य आया जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर मिट्टी के चूल्हे पर एक कंकाल खड़ा था। उसके हड्डियों जैसे हाथों में एक लकड़ी का चम्मच था, जिससे वो बड़े मटके में कुछ उबाल रहा था। चारों तरफ अजीब सी सड़ांत फैली हुई थी। उसकी खोपड़ी पर मांस का नामो निशान नहीं था, मगर उसकी खाली आंखों के गड्ढों में लाल लाल रोशनी चमक रही थी। कमरे के कोने में एक औरत की लाश पड़ी थी, आधी कटी हुई, और खून से लथपथ कपड़े अभी भी उसके शरीर पर थे। मैंने डरते डरते गौर किया तो दंग रह गया। वो कपड़े बिल्कुल वही थे जो मैंने थोड़ी देर पहले पेड़ के पास खड़ी उस लड़की पर देखे थे। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। कपड़े वही, लाश वही, तो फिर पेड़ के पास खड़ी लड़की कौन थी? मेरे होश उड़ गए। तभी मेरी नज़र चूल्हे के पास पड़ी थाली पर गई। उसमें इंसानी हाथों और पैरों के टुकड़े रखे थे। ये देखकर मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल पड़ी। कंकाल ने धीरे धीरे अपना सिर मेरी ओर घुमाया। उसकी खाली आंखों के गड्ढों से लाल रोशनी तेज हो गई और फिर वो मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं जोर जोर से हाँफता हुआ पीछे हटने लगा। हे भगवान, ये क्या है? मेरे मुंह से निकला। कंकाल की हर हड्डी चरमराकर हिल रही थी। उसके कदमों की आवाज़ लकड़ी के फर्श पर ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई बंधा हुआ दरवाज़ा टूटने वाला हो। मैं पूरी ताकत लगाकर कमरे से बाहर भागा। बरामदे में पहुंचा तो शंभूदा मुझे देखकर चौंक गया। क्या हुआ शैलेंद्र, तू इतना हाँफ क्यों रहा है? मैंने कांपते स्वर में कहा, यहाँ रहना ठीक नहीं, जल्दी भाग चलो। शंभूदा कुछ समझ पाता उससे पहले ही कंकाल कमरे से बाहर निकल आया। उसकी खड़खड़ाहट की आवाज़ पूरे मकान में गूंज रही थी। शंभूदा ने उसे देखा तो उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, भाग, वरना आज हम दोनों जिंदा नहीं लौटेंगे। हम दोनों सीढ़ियों से कूदते फांदते नीचे भागे। बारिश अब भी मूसलाधार हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने बाहर कदम रखा, मेरी नज़र फिर उस पेड़ की ओर गई। वो लड़की, वही सफ़ेद कपड़े पहने लड़की, अब और करीब आ चुकी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसके होंठ नीले थे, आंखें गहरी काली और चेहरा बिल्कुल निर्जीव खोपड़ी जैसा। वो हमें घूर रही थी। उसकी आंखों में न जीवन था न मौत, सिर्फ अंधेरा था। शंभूदा ने मेरी बाँह खींची। देख मत, भाग शैलेंद्र, बस भाग। हम खेतों की ओर भागने लगे। पीछे से कंकाल की हड्डियों की खटखट और उस लड़की की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। बारिश की बूंदों के बीच वो आवाज़ें हमारी रूह तक को कंपा रही थीं।